हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करेंगे ट्रांसफेक्शन पार्ट सेकंड की। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफेक्शन पार्ट वन में इंट्रोडक्शन देखा था ट्रांसफेक्शन का, और देखा था कि स्टेबल ट्रांसफेक्शन क्या होता है और ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन के बारे में भी बात की थी। और उसके आगे दो मेथड्स भी देखे थे ट्रांसफेक्शन कौन कौन से होते हैं, किस किस मेथड से होता है, जिसमें केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन और कैल्शियम फॉस्फेट ट्रांसफेक्शन मेथड हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग आगे बात करेंगे पॉलीप्लेक्स मेथड की और लाइपोसोम एंड लाइपोप्लेक्स मेथड की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कैल्शियम फॉस्फेट मेथड में कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जिसकी वजह से आगे पॉलीप्लेक्स मेथड यूज करना शुरू किया गया। तो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस थी उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कैल्शियम फॉस्फेट मेथड था उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अगर सेल्स मोनो सस्पेंशन में ग्रो कर रहे हैं तभी कैल्शियम फॉस्फेट मेथड यूजफुल था, और अगर क्लम्प्स में ग्रो कर रहे हैं तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। आइए ये देखते हैं ऐसा क्यों था। सपोज करिए ये आपकी लेयर है जिसके ऊपर सेल्स ग्रो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम फॉस्फेट में क्या हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट मेथड में क्या हो रहा है, जो प्रेसिपिटेट था कैल्शियम का डीएनए, कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए का, वो एक लेयर बना ले रहा था पूरे सेल्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से डीएनए जो है, डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट का जो कॉम्प्लेक्स था वो अंदर जा पा रहा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या हो रहा है जब सेल्स मोनो सस्पेंशन में है, यानी कि एक सिंगल लेयर में ग्रो कर रही हैं, तब तो ये चीज समझ में आ रही है कि चलिए ये एक पूरी लेयर एक सेल के ऊपर बन जाएगी। लेकिन अगर ये सेल्स जो है क्लम्प्स में ग्रो करेंगे, क्लम्प्स में ग्रो करने का मतलब अगर सेल्स इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, जो ऊपर वाली सेल्स है इसके ऊपर तो लेयर बन जाएगी, लेकिन जो नीचे की तरफ जो सेल्स हैं उनके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए की लेयर जो है वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से ट्रांसफेक्शन का रेट क्या होगा, ट्रांसफेक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या था, डीएनए और कैल्शियम फॉस्फेट का जो प्रेसिपिटेट जो बन रहा है उसकी साइज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि किस लेवल का या कितना अच्छा ट्रांसफेक्शन हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली उस साइज के ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता इस मेथड के अंदर, इसलिए भी ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि जो ये लेयर, जो प्रेसिपिटेट लेयर बन रही है कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए की सेल्स के ऊपर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल की वायबिलिटी बहुत कम हो जा रही है, सेल के अंदर डैमेज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ रही है सेल की। इसकी वजह से भी ये मेथड ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा था, वायबिलिटी कम हो जाती है सेल्स की। ये एक बहुत अहम वजह है जिसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट मेथड्स उतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं पॉलीप्लेक्स मेथड की तरफ। पॉलीप्लेक्स मेथड बहुत सिंपल है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, डीएनए को केमिकल एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। किस चीज की मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की मदद से जोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन किसके किसके बीच में होगा, डीएनए और केमिकल एजेंट के बीच में होगा। अब ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, एक सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, पॉलीप्लेक्स बोल रहे हैं इसी चीज को। किस चीज को पॉलीप्लेक्स बोल रहे हैं, डीएनए और केमिकल एजेंट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो वो एक सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसको हम लोग पॉलीप्लेक्स के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक, अब केमिकल एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डीईए डेक्स्ट्रान है, ट्रांसफेक्टिन है और पॉलीअमीन्स हैं। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे कैटायनिक नेचर के होते हैं। अगर डीईए डेक्स्ट्रान की बात करें तो ये है कार्बोहाइड्रेट, जिसका नेचर क्या है, कैटायनिक, पॉलीकैटायनिक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से ट्रांसफेक्टिन क्या है, इसका नेचर लिपिड है और पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक लिपिड से मिलकर के बना हुआ है। सेम विद पॉलीअमीन्स, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब इस प्रोसेस को ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हम लोग समझते हैं। यहां पे एग्जांपल हमने ट्रांसफेक्टिन का लिया हुआ है, उसको लेकर के आगे समझते हैं। अब मान लीजिए ट्रांसफेक्टिन है, ट्रांसफेक्टिन ये पहली ट्यूब के अंदर हमने ट्रांसफेक्टिन ले लिया और दूसरी ट्यूब के अंदर प्लाज्मिड डीएनए, वो डीएनए जिसको हमको ट्रांसफेक्ट कराना है। ये ध्यान रखना है कि इस डीएनए के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए, जिस तरीके जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिलेक्शन के बारे में या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन से होने चाहिए इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे
वीडियोस को दोबारा देखें, जो पुराने वीडियोस हैं उसमें देख करके क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये प्लाज्मिड डीएनए हो गया। इसमें क्या हो गया, अब इन दोनों को आपस में कॉम्प्लेक्स करवा लिया, दोनों आपस में जुड़ गए। कैसे जुड़ गए, दोनों का यानी कि प्लाज्मिड डीएनए और ट्रांसफिक्टिन लिपिड रिएजेंट का इक्वल वॉल्यूम यूज कर लिया। ठीक, इक्वल वॉल्यूम यूज करने के बाद क्या बन जाएगा, डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स बनने के बाद साथ साथ में साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने सेल्स को प्लेट किया मीडिया के ऊपर। प्लेट करने के बाद जब सेल्स में ग्रोथ आ गई तो मीडिया हमने एस्पायरेट कर लिया, यानी कि निकाल दिया। हमारे पास सेल्स हमको मिल गई हैं, सेल्स अलग से मिल गई हैं। अब सेल्स के अंदर, इन्हीं सेल्स के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर हमें ट्रांसफेक्शन करवाना है, वो सेल्स मिल गई। अब उन सेल्स के अंदर हम ये डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स जो मिला है ऊपर, यहां इस स्टेप पे जो डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स मिला है, उसको इसके अंदर सीधा इंजेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि कुछ सेल्स, ये वाली सेल हो गई, ये वाली सेल हो गई, ये वाली सेल हो गई, इन लोगों ने डीएनए ले लिया है, ट्रांसफेक्शन इनके अंदर सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो डीएनए नहीं ले पाई, ये दिखाया है मैंने। अब आप इनको सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सी सेल्स ने डीएनए लिया, कौन सी सेल्स ने नहीं लिया, वो सेम वही प्रोसेस है कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करके सेलेक्ट कर लेंगे कि ट्रांसफेक्टेड सेल्स कौन सी हैं और कौन सी ट्रांसफेक्टेड सेल्स नहीं है। तो ये तो हो गया पॉलीप्लेक्स मेथड। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, लाइपोसोम एंड लाइपोप्लेक्स मेथड। ये सबसे ज्यादा मेथड आजकल यूज हो रहा है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है कि लाइपोसोम क्या होता है। लाइपोसोम क्या है, एक बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। अगर आप लोग समझ, थोड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इसको इस तरीके से हम लोग समझ लें, अगर ये आप इसकी, ये जो है ये बाहर का सरफेस है, फॉस्फोलिपिड लेयर का ये बाहर का सरफेस है और ये अंदर का सरफेस है। मैं दो ये बना दिए और इधर भी एक और बना दिया। अब ये पूरा पूरा सर्किल में अगर आप अज्यूम कर लें, ये भी पूरा सर्किल में अज्यूम कर लें, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो बाहर का सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज होता है। सेम वही चीज, ये वाला सरफेस जो है ये हाइड्रोफिलिक है, क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज है। लेकिन ये वाला जो ये अंदर का सरफेस है, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग कुछ इस तरीके के लाइपोसोम यूज करते हैं कि बाहर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव रहे, यानी कि बाहर जो ये वाला जो इस सरफेस हाइड्रोफिलिक जो चार्ज हो रहा था वो पॉजिटिव रहे। वही चीज मैंने यहां पे दिखाई है। ये एक लाइपोसोम यूज किया, उसमें इस तरीके का पूरा हमने यूज किया था कि जिसके ऊपर बाहर जो है वो चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसी के अंदर हमको डीएनए डालना है। डीएनए का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। हम सब जानते हैं फॉस्फेट बैकबोन की वजह से डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब इस डीएनए को सबसे मेन स्टेप यही है, इस पूरे लाइपोसोम एंड लाइपोप्लेक्स मेथड में मेन स्टेप क्या है कि हम लाइपोप्लेक्स बना लें। लाइपोप्लेक्स कैसे बनेगा, इस डीएनए को अगर हम लाइपोसोम के अंदर पहुंचा दें तो मेरा वो जो कॉन्जुगेट बन जाएगा उसको हम लोग लाइपोप्लेक्स बोल रहे हैं। डीएनए अंदर हो गया, बाहर पॉजिटिवली चार्ज है और हाइड्रोफिलिक सरफेस है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट करवाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये इस लाइपोप्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करेगा कौन, लाइपोप्लेक्स। लाइपोप्लेक्स इंटरैक्ट करेगा, फिर सेल एंडोसाइटोसिस को लेकर के, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, इन्वेजिनेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, और कोई भी चीज जो बाहर से अंदर आ रही होती है वो एक वैक्यूल फॉर्म करके अंदर आ जाती है। तो लाइपोप्लेक्स का इंटरैक्ट किया इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंडोसाइटोसिस हुई, फिर क्या हुआ, अब आप देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही लेयर इस एंडोजोम के ऊपर, ये लाइपोप्लेक्स ब्लैक कलर का, अगर इसको समझ रहे हैं, ब्लैक कलर की लाइनिंग समझ रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लू कलर का था, इसके ऊपर ब्लू कलर की भी लाइनिंग हो गई, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कोट इस लाइपोप्लेक्स के ऊपर आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग एंडोजोम भी बोल रहे हैं। इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोजोम बोल रहे हैं। अंदर क्या है, डीएनए है, ऊपर लाइपोप्लेक्स, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग। ये समझ में आ गया होगा।
अब क्या होता है, जैसे जैसे एंडोजोम का मैचुरेशन होता है लाइसोजोम की तरफ, तो इसके दो फेट्स हैं, ठीक। दो फेट्स कौन कौन से हैं? एक तो इस एंडोजोम की इसकी पूरी जो लाइनिंग है वो टूट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और डीएनए क्या हो जाएगा मेरा, बाहर आ जाएगा। अगर डीएनए बाहर आ गया, डीएनए बाहर आने के बाद कहां चला जाएगा, सीधे न्यूक्लियस से के पास चला जाएगा, वहां पे अपना एक्सप्रेशन कर सकता है, क्रोमोसोम से इंटीग्रेट भी कर सकता है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था उसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकता है, एक्सप्रेशन शो कर सकता है। तो ये इसमें क्या हो गया, डीएनए मेरा निकल के बाहर गया, न्यूक्लियस के अंदर चला गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा स्टेप, दूसरा फेट है, उसमें क्या हो रहा है, आपका जो एंडोसोम मैच्योरेशन के दौरान जो डीएनए है वो बाहर नहीं आ पाता। लाइसोसोम बनने के साथ ही क्या होगा, ये डीएनए जो है इसके अंदर का उसके फ्रैगमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डीएनए के ऊपर एक्ट करके उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट में। तो इस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये दो केसेस थे ये दो फेट्स थे लाइपोसोम एंड लाइपोप्लेक्स मेथड्स में, जिसमें ये वाला केस में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो जा रहा है। तो ये दो मेथड्स थे जो आज हमने देखे ट्रांसफेक्शन के। इसके अलावा एक और मेथड होता है जो है वायरस मीडिएटेड मेथड, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। वो एक लंबा, एक अलग सा लेक्चर उसके हो जाएगा, इसलिए हम उसको एक अलग लेक्चर में लेंगे, जो कि ट्रांसफेक्शन पार्ट 3 में हम उसको लेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो मेरे पुराने लेक्चर्स में या इस लेक्चर में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका अगले लेक्चर में उसका आंसर दे दूंगा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।